हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी में लैंड सॉइल्स वाला, दैट इज स्टूडेंट्स, उसमें आज हमारा चैप्टर जो टॉपिक है जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजिटेशन। स्टूडेंट, वेजिटेशन आप क्या समझते हो? वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति इलाका, यानी कि फॉरेस्टिंग एरिया, जंगली एरिया, पेड़ पौधे वाला इलाका, कि उसको किस टाइप से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे कि उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है वो एरिया। आपको पता ही होगा कहाँ पर कैसे होता है। वैसे तो आपने आगे की जो क्लासेस की स्टडी की उसमें आपको पता ही होगा कौन सा एरिया किस तरह से कौन सी वनस्पति होती है, कौन से पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। सबसे पहला तो जो वेजिटेशंस होते हैं ना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वहाँ के टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, कि वहाँ का टेम्परेचर किस टाइप का है, कौन से एरिया में किस तरह का टेम्परेचर रहेगा, कैसा मॉइस्चर रहेगा, दैट इज़ उस पर डिपेंड करता है। In areas of the heavy rainfall hug trees ground, the amount of the moisture decrease the size of the tree and their density reduces। यानी कि अब मैं स्टूडेंट बता देती हूँ कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होती है तो वहाँ की जो वनस्पति होती है उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वहाँ के पेड़ बहुत लंबे होते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो ऊटी है, मैसूर है, उस तरफ जो जो भी है ना ये इलाके हैं, उस तरफ जहाँ पर भारी रेनफॉल होती है उस तरफ बहुत लंबी साइज़ के ट्री होते हैं, क्योंकि वो वहाँ की टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करते हैं। इन शॉर्टेज started trees and grass ground in the regions moderate rainfall forming the grassland। और अब जो छोटी साइज़ के पेड़ पौधे होते हैं तो ऑब्वियसली जहाँ पर भारी मात्रा में बारिश हो रही होगी तो वहाँ पर बड़ी साइज़ के ट्रीज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पर कम बारिश की मात्रा होगी तो वहाँ की जड़ों तक पूरा पानी नहीं पहुँचता होगा, तो जो मीडियम बारिश होती है वहाँ पर छोटी साइज़ के ट्रीज़ होते हैं। और वहाँ की ग्रास जो होती है वो एक अलग टाइप की होती है, ना तो हद से ज़्यादा बड़ी होती है ना छोटी होती है। दैट इज़ वो जो ग्रासलैंड होता है वो वहाँ के रीजन्स पे डिपेंड करता है, वहाँ के मॉडरेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसी बारिश होती है और वो बारिश किस तरह से उनकी जड़ों को मिलती है, किस तरह से वो पेड़ पौधे डिपेंड करेंगे, किस तरह से उन्हें चेंज हो गए, तो डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप से होता है। और जैसे भारी मात्रा में तो लंबे ट्रीज होंगे, मीडियम बारिश में कम जहाँ पर होती है वहाँ पर पेड़ों की साइज़ मैक्सिमम मैं ये भी नहीं करूँ बिल्कुल छोटे, मैक्सिमम होंगे, क्योंकि सबसे छोटी साइज़ के जो ट्रीज़ होते हैं वो कहाँ पर होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे रेगिस्तानी इलाके में। ओके, रेगिस्तानी इलाकों में क्या होगा कि बारिश बहुत कम गिरती है स्टूडेंट। बहुत कम गिरने की वजह से क्या होता है कि वो जो बारिश है वो पेड़ पौधों की वो पानी जो है ना वो सीधा जड़ों तक नहीं जाता है। ओके, जड़ों में नहीं पहुंचने की वजह से क्या है कि अब वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो रेगिस्तानी इलाके वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना स्टूडेंट, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है अंदर तक, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है प्रॉपर। और दूसरी तरफ ये है कि अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनको डेवलप होने के लिए वो क्या है कि जितना भी जो भी पानी गिरता है वो ऊपर से उनका मॉइस्चर बन के उड़ जाता है, तो डैट इज़ उसको बहुत ही ना डीपली उनकी रूट जाएगी और वो अपना पानी एब्जॉर्ब करेगी। और जिसको पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपने स्टूडेंट देखना उनकी पत्तियाँ किस टाइप की होगी। तो thorny scrubs and the scrubs grow in the dry areas of the low rainfall. In the such areas, plants have the deep roots and the leaves with the thorny and the wax surface in the reduce loss the moisture। अब मैंने अभी आपको समझाया ही है कि जो लंबे ट्री होंगे उनकी जो पत्तियां होती है वो एवर टाइम ग्रीन रहती है। एवर टाइम यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एवर टाइम ग्रीन यानी कि हमेशा ग्रीन रहती है। और जो उनकी पत्तियां गिरेगी भी ना तो स्टूडेंट 1 बाय 1 गिरेगी, जिससे कि हमें पता नहीं चलेगा कि वो स्टूडेंट उसकी पत्तियां गिर भी रही हैं। एंड कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनका एक फिक्स टाइम होता है, सीज़न होता है, दैट इज़ उस पर वो सारी पत्तियां गिरा देता है और एक नए सीज़न में उसकी नई लीव्स आती हैं। और जो रेगिस्तानी इलाकों के पेड़ पौधे होते हैं स्टूडेंट, उनको तो आपको मैंने अभी बताया कि उनको मॉइस्चर प्रॉपर नहीं मिलेगा, पूरा पानी नहीं मिलेगा, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जा रही है, तो दैट इज़ उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे नुमा हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा रेगिस्तानी इलाकों में जो वनस्पति होती है या जो भी फॉरेस्टिंग एरिया होता है वो बहुत डिस्टेंस में होते हैं, कांटे नुमा होते हैं, उनकी पत्तियाँ सिकुड़ के कांटे बन जाती है।
यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ इसमें कि आप इन तीनों ही प्लांट्स की स्टडी करना, फिर आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्या मॉइस्चर और टेम्परेचर का किस तरह से इन्वायरमेंट पे असर होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पैरेलल रीजन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द मॉइस्चर एंड द लिचेम्स, यानी कि आपने अब देखिए, आपने बर्फीली इलाके की वनस्पति देखी है, हाँ, क्योंकि उसकी क्या है, पत्तियाँ बहुत ही पतली सिकड़ी हुई होती है, क्योंकि वो बर्फ़ की वजह से, क्योंकि उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर वहाँ के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हर चीज़ का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स, आई थिंक इस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब हमारा फॉरेस्ट कितने टाइप में डिवाइड्स हैं। फॉरेस्ट आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द एवरग्रीन। अभी मैंने आपको बताया था एवरग्रीन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, evergreen land discussed depending upon when they shed the leaves. Evergreen forests do not shed their leaves. Deciduous forest shed the leaves in the particular season to the converse loss of the moisture throughout the. ये मैंने अभी आपको समझाया स्टूडेंट कि हर एक सीज़न का वक्त होता है कि एवरग्रीन ट्रीज तो 1 बाय 1 अपनी लीव्स डाउन करेगा, ताकि उसका पता ही नहीं चलता उस एरिया का कि वहाँ पर पत्तियाँ गिरती भी हैं या मॉइस्चर या टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है। जो कम एरिया वाले हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर में अपना सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं, उनके टेम्परेचर पर डिपेंड होकर उनका मॉइस्चर, वो एक वक्त में सारी अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। फिर सीजन के अकॉर्डिंग जैसे रेनफॉल होता है तो उनकी पत्तियाँ वापस आ जाती हैं। और जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जहाँ का मॉइस्चर कम है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपने उनकी पत्तियों को देखा ही होगा कि वो किस टाइप से होती हैं। यही चीज़ मैं इसमें भी समझाने। अब है ट्रांसपिरेशन। लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट आर द क्लियर्ड अप टू ग्रो क्रॉप फॉर द ग्रोविंग पॉपुलेशन। अब सबसे पहले अब हम चीज़ देखने जाएं तो आपको ये चीज़ पता चलेगी स्टूडेंट कि हमारे जो मतलब है ना, जो एरिया है, सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है। तो पॉपुलेशन बहुत हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जैसे जैसे है ना, ये हम आगे समझ रहे हैं आगे वाले पॉइंट में कि पॉपुलेशन हमारी फॉरेस्टिंग एरिया को और हमारे जो लैंड को है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिप्लीकेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स, यानी कि अब फॉरेस्ट और एनिमल्स के बीच में क्या कड़ी है। प्लांट्स गिव द शेल्टर टू द एनिमल्स एंड द टुगेदर दे द मेंटेन टू द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था कि चेन, एक तरह की चेन चलती है। अब प्लांट्स अगर टाइम पर अगर हम लोगों ने अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, प्लांट्स क्या काम करते हैं। प्लांट्स और जंगल एरिया क्या होते हैं, एनिमल्स की सेफ्टी के लिए होते हैं, उनका शेल्टर एरियाज होते हैं, उनके रहने सोने खाने पीने की जगह होती है। चेंज इन द क्लाइमेट ह्यूमन इन्फेस इन द केस ऑफ द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल। अब क्या आता है, ह्यूमन्स की वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन क्लाइमेट्स है हमारे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी नेचुरल हैबिटेशन जो होती है वो ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह से प्लांट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, प्लांट्स की वजह से हमारे जंगली एरियाज ख़त्म होते जा रहे हैं, जंगली एरिया ख़त्म होने की वजह से हमारे जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। इसका बेस्ट उदाहरण ये है, आपने पांडा नाम की जो एक प्रजाति है वो देखी है, वो विलुप्त तो होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जाती है स्टूडेंट। तो ये धीरे धीरे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोग क्या होता है, डिफोरेस्टेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, नेचुरल disasters like the tsunami are the some natural and the human factors with the accelerators the process of the एक्सटेंशन। अब स्टूडेंट मैं आपको क्लियर ये बता देना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग जंगली एरिया काट रहे हैं, जंगली एरिया काटने के बाद वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फॉरेस्टिंग एरिया को ख़त्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, फॉरेस्टिंग एरिया को डेवलप नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर फार्म हाउसेस बना रहे हैं, नेचुरल डिसास्टर्स के साथ खेल रहे हैं, कभी कभी बाढ़ सुनामी भी आ जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फॉरेस्ट और एनिमल्स के लिए बहुत ही ख़राब है। ये लोग क्या, इसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाने से जानवर मर जाएंगे, जानवर मर जाने से उनके रहने खाने पीने की जगह नहीं बचेगी, रहने खाने पीने की जगह नहीं बचेगी, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो मेन जो हमारा है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, फॉरेस्ट बचेगा तो एनिमल्स बचेगा। तो स्टूडेंट थैंक यू, यहाँ तक आज का टॉपिक अपना ख़त्म है।